हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विजय गुप्ता फ्रॉम आईटेक्स कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड। आज एक नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूं। मेरे पास बहुत सारे लोगों की फोन कॉल्स आती हैं जिसमें वो ट्रेडमार्क से रिलेटेड जो छोटे छोटे पॉइंट्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और उनको समझ नहीं आता कि वो क्या करें। ठीक है, तो ये वीडियो जो ट्रेडमार्क की जितनी भी बेसिक प्रोसेस है, बेसिक प्रोसेस के अलावा ट्रेडमार्क से रिलेटेड जितनी भी टाइप की जो सर्विसेज होती हैं ये उनसे रिलेटेड है, शुरू से लेके ए से लेके जेड तक, ऐसा बोला जा सकता है। ठीक है, तो वीडियो को ढंग से समझने के लिए वीडियो में शुरू से लेके लास्ट तक बने रहिए। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए और औरों के साथ शेयर भी करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसा होता है कि जब कोई भी व्यक्ति या कोई पर्सन अपना कोई नया काम स्टार्ट कर रहा होता है या वो पहले से कोई बिजनेस या अपनी कोई प्रैक्टिस चलाता आ रहा होता है, ठीक है, तो ऑब्वियस है कि आप उस बिजनेस के लिए कुछ ना कुछ उस बिजनेस का नाम आप रखोगे तभी वो बिजनेस स्टार्ट कर पाओगे। बिना नाम के तो कोई बिजनेस स्टार्ट होता नहीं है। बहुत सारे लोग अपने नाम से ही, जैसे मेरा नाम विजय गुप्ता है तो मैंने अपना जो फर्म का नाम रख लिया विजय गुप्ता एंड एसोसिएट्स। किसी का नाम संजय है तो उसने संजय के नाम से स्टार्ट कर लिया, अगर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, किसी का नाम मान लेते हैं उसने अपना सुभाष के नाम से तो अपना सुभाष स्टोर के नाम से वो नाम रख लिया। ठीक है, ऐसी अगर कोई प्रैक्टिस अगर कर रहा है तो किसी भी नाम से वो प्रैक्टिस कर सकता है। तो है क्या कि कोई पहले से अपना काम चलाता आ रहा है, अपना बिजनेस है प्रैक्टिस चलाता आ रहा है, कुछ जो अभी प्लान कर रहे हैं। तो अब होता क्या है कि जब आप कोई भी बिजनेस या प्रैक्टिस करते हो, नया पुराना, तो उसमें किसी ना किसी नाम का आप यूज करते हो। और कई बार जैसे जो बिजनेस का नाम है उसके अलावा जब आप कोई प्रोडक्ट बेचते हो तो उस प्रोडक्ट को उसी बिजनेस नेम से या उनके अलग अलग नाम से प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे होते हो। कायदा तो ये बनता है कि जो आपका बिजनेस का नेम है और आपका प्रोडक्ट नेम अलग अलग होना चाहिए, तभी तो उस प्रोडक्ट की आइडेंटिटी बनेगी। अब हिंदुस्तान लीवर है, हिंदुस्तान लीवर प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी का नाम है, लेकिन अगर आप गूगल में जाके चेक करोगे तो हिंदुस्तान लीवर के आपको अनलिमिटेड अलग अलग नामों से बहुत सारे प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है, जैसे अब आज की डेट में एक बाबा रामदेव का एक बहुत फेमस जो है एक ब्रांड चलता है, उनकी जो कंपनी का नाम पतंजलि है। अब शुरू में तो उन्होंने बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं वो पतंजलि के नाम से निकाले, लेकिन अगर आज आप चेक करोगे तो वो जितनी भी चीजें हैं, अब सारे प्रोडक्ट को तो मैं गिनाने बैठूंगा नहीं, यहाँ एक तरह से पतंजलि का तो प्रमोशन मैं कर नहीं रहा हूं, लेकिन अगर आप देखोगे उन प्रोडक्ट चेक करोगे तो उनके अलग अलग नाम मिलेंगे। वो नाम क्या होते हैं? वो नाम उनके प्रोडक्ट के ब्रांड होते हैं। अब है क्या कि ये तो हो गई ब्रांड वाली बात। अभी तक ये प्रोडक्ट ही है, अभी तक एक सिंपल नाम है, लेकिन अगर कोई आदमी जैसे अपनी फर्म का कोई नाम रखा है, अपने प्रोडक्ट का कुछ नाम रखा है और वो या तो पुराना चलाता आ रहा है या नया नाम रख रहा है, अब वो ये चाह रहा है कि जो मैं ये नाम अपना स्टार्ट करने वाला हूं इसके ऊपर मैं क्या करूंगा कि लोग उसको जानने लगे, उसके ऊपर बहुत सारी मैं अनलिमिटेड मेहनत करूंगा पहली बार, और जो मेरे अंदर एबिलिटी है उस दिमाग को भी मैं लगाऊंगा। ठीक है, अपने माइंड का यूज करूंगा, क्योंकि हर पर्सन की माइंड स्किल अलग अलग होती है जिससे वो बिजनेस को बढ़ाता है या घटाता है, घटाते भी लोग। ठीक है, तो अब वो अपने दिमाग को यूज कर रहा है, अपना टाइम लगा रहा है और उसकी मार्केटिंग के लिए कई बार हजारों से लेके लाखों से लेके करोड़ों रुपए खर्च कर रहा होता है और उस प्रोडक्ट को वो क्या करता है, और इसके अलावा उसकी प्रोडक्टिविटी मतलब क्वालिटी पे भी ध्यान देता है। तो धीरे 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 करके वो अपनी मेहनत से अलग अलग समाज के अलग अलग लोगों तक उस प्रोडक्ट को पहुंचाता है, और प्रोडक्ट की क्वालिटी जैसे जैसे लोग यूज करते हैं तो उनके दिमाग में वो नाम चढ़ता है और फिर एक तरह से वो ब्रांड बनता है। लेकिन है क्या कि अगर मैंने किसी प्रोडक्ट को कोई इतना ज्यादा चला दिया लेकिन मैंने उसका कुछ प्रोटेक्शन, लीगल प्रोटेक्शन नहीं ले रखा, ठीक है, अब मान लेते हैं एडिडास ही को ले लेते हैं, तो एडिडास या नोकिया या टाटा
या आपका पोलो, ठीक है, या वो जो हमारे दादाजी हैं MDX मसाले वाले, तो है क्या कि ये क्या कहते हैं, अगर कोई नाम रखता है और उसकी लीगल प्रोटेक्शन नहीं लेता, तो कल क्या होगा कि हर कोई वही सेम नाम रख के और उस सेम प्रोडक्ट को बेचना स्टार्ट कर देगा और आप ही के कस्टमर को बेचना स्टार्ट कर देगा, और उसमें लिखा रहेगा कि ये वाला असली है, नकली लोगों से बच के रहे। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको क्या कहते हैं, फ्री फंड में इन फालतू लोगों से क्या करना पड़ेगा, फाइट करनी पड़ेगी, और आपके बिजनेस का बहुत ज्यादा लॉस होगा। और आप नंबर 1 जो क्वालिटी वाला प्रोडक्ट बना रहे होंगे, अगला बहुत हल्का प्रोडक्ट बना रहा होगा, तो उससे एक तरह से क्या होगा कि आपके आपकी कंपनी की, आपके प्रोडक्ट की इमेज भी खराब होती है, आपकी गुडविल खराब होती है, ठीक है। तो अगर आप ये चाहते हो कि आपने कोई नाम या लोगो, ठीक है, आप अपने बिजनेस के लिए यूटिलाइज करते आ रहे हो और कोई दूसरा उसे कॉपी ना करे, उसकी डुप्लीकेसी ना करे, ठीक है। अगर कोई पर्सन क्या कहते हैं उस सेम प्रोडक्ट को बनाना भी चाहता है सेम नाम से, ठीक है, आपके वाले गुड्स के क्राइटेरिया में, तो वो आपकी परमिशन लेके करे, जिसके बदले में आपको कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट हो, कुछ नहीं बहुत कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट हो, ठीक है। तो उस केस में आपको अपना नाम या लोगो, जो भी आप ट्रेडमार्क के टाइप हैं, उनको आपको प्रोटेक्ट कराना जरूरी है, उनका ट्रेडमार्क कराना जरूरी है, ठीक है। उसके बिना आपको लीगल प्रोटेक्शन मिलेगा ही नहीं। अगर आप कोर्ट में भी जाओगे तो कोर्ट भी आपको प्रोटेक्शन नहीं देगा, ठीक है। कई केस में यह भी देखा गया है कि मैंने खड़ा किया, सब कुछ मैंने किया, और कोई थर्ड पर्सन, मुझे ट्रेडमार्क के बारे में पता नहीं था, और कोई थर्ड पर्सन ने क्या किया, उस नाम को या लोगो को, वही सेम नाम लोगो को का ट्रेडमार्क फाइल कर लिया, मुझे पता भी नहीं चला। बाद में एक तरह से उसने उल्टा मुझे लीगल नोटिस भिजवा दिया। ऐसा बहुत सारे केसेस में हो रहा है, और वो मुझसे कह रहा है कि सीधी सी बात है कि इस नाम या लोगों को यूज करना बंद करो, क्योंकि ये प्रोटेक्शन मेरे पास है। अब इन सब दिक्कतों से बचने के लिए, ठीक है, तो आप अपना नाम या लोगो प्रोडक्ट में जो यूज कर रहे हो, उसको सबसे पहली बात तो ट्रेडमार्क फाइल करके उसको रजिस्टर्ड कराना चाहिए, ताकि आपके फ्यूचर में दिक्कत ना आए। आज की डेट में लोग फ्रेंचाइजी मॉडल जो यूज करते हैं, तो वो कैसे होता है कि आपने जब कोई ट्रेडमार्क डलवाया, आपने कोई प्रोडक्ट या सर्विस आप यूज कर रहे हो, ठीक है, तो आप ने वो ट्रेडमार्क आपका रजिस्टर्ड हो गया, बहुत चल गया, तो दूसरा आपसे क्या करता है, उसकी परमिशन लेता है कि मैं भी सर इसको बनाना चाहता हूं, उसे फ्रेंचाइजी मॉडल बोला जाता है। उसके लिए जो भी नाम आप जितना चला ले जाते हो, तो उसके लिए एक फिक्स अमाउंट, और बाद में जो मंथली जो भी सेल हो रही है उसका फिक्स कमीशन मिलता है। वो जो भी आपकी टर्म्स कंडीशन है उसके हिसाब से डिसाइड होता है, ठीक है। तो इस चीज को समझना जरूरी है कि ट्रेडमार्क किसी भी पर्सन जो बिजनेस कर रहा है, ठीक है, चाहे ऑनलाइन कर रहा है या ऑफलाइन कर रहा है, उसको अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कराना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब आगे की बात, हम आगे की जो प्रोसेस थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं कि क्या है। अब जैसे ट्रेडमार्क को की जो होल प्रोसेस की हम बात करें, इससे पहले भी मैंने और वीडियो में बात करी है, यहां पर कुछ और बारीकी से हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला, कोई नाम या लोगो आप यूज कर रहे हो, तो उसको जो गूगल पे नहीं, ठीक है, जो गवर्नमेंट का जो पोर्टल है, जो ट्रेडमार्क का पोर्टल है, IP इंडिया का पोर्टल है, उसमें एक पब्लिक सर्च ऑप्शन आता है। उस पब्लिक सर्च ऑप्शन में जो उसका वर्ड मार्क वाला कॉलम होता है, वहां उसकी एग्जैक्ट स्पेलिंग टाइप करी जाती है, और उसमें जो ट्रेडमार्क की जो टोटल नंबर ऑफ क्लास हैं 1 से लेके 45 तक, जैसे 1 से लेके 34 तक आपकी गुड्स की क्लास है जो मैन्युफैक्चर है, 1 से लेके 34, ठीक है। और इसके अलावा 36 से लेके जो 45 है वो सर्विस क्लास होती है, ठीक है। तो और जो 35 है, 35 इन सबकी मार्केटिंग की क्लास है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि मैं जो प्रोडक्ट डील कर रहा हूं या बेच रहा हूं या जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, वो मेरी क्लास किस क्लास से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपको वहां पर जाके सही प्रॉपर क्लास से आपने चेक किया, वहां पर जब आपको ऑप्शन में दिखा रहा है नो रिकॉर्ड फॉर्म, तो इसका मतलब यह है कि आप उस नाम से ट्रेडमार्क को फाइल कर सकते हो। लेकिन यहां पर भी एक इश्यू है। क्या इश्यू है कि आपका, अगर मान लेते हैं कि अगर आपने
कोई भी जो ट्रेडमार्क है 6-7 अल्फाबेट का है, कुछ भी है, आपने पूरा नाम टाइप किया, ठीक है। अब क्या हुआ, वहां पर क्या है, पूरा नाम आप टाइप करो, लेकिन उसमें नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है। लेकिन जब उसकी एग्जामिनेशन रिपोर्ट आती है, पता चल रहा है उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्शन आ गए, सेक्शन 11 का ऑब्जेक्शन। तो आप ये सोचते हो कि भाई मैंने जो ट्रेडमार्क जब फाइल किया था तो वहां तो कुछ भी नहीं दिखा रहा था, अब ये एग्जामिनेशन रिपोर्ट में इतने सारे ऑब्जेक्शन कहां से आके खड़े हो गए। तो उसका भी एक साइंटिफिक वे है कि अगर आपके 7 अल्फाबेट हैं तो आप इनिशियल आप 3 या 4 अल्फाबेट आप डालो, तो वो क्या करेगा, उसके आगे के जितने भी टाइप की चीजें हैं वो आपके सामने शो कर देगा। और कहीं ना कहीं आप जो ट्रेडमार्क को फाइल करने की नाम की सही प्रोबेबिलिटी पे आप पहुंच पाओगे, ठीक है। वो भी नाम चेक करना भी अपने आप में एक आर्ट होती है। अब आपने एक अपना क्या हुआ, ट्रेडमार्क का नाम चेक कर लिया। अब नाम चेक करने के बाद, ठीक है, उसके बाद फिर क्या हुआ कि एक तरह से उसको 2 तरह से फाइलिंग होती है, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन, ठीक है। ऑफलाइन में तो क्या होता है कि आपने क्या किया, एक फॉर्म बनाया, ठीक है, उसमें सारी डिटेल डाली, जितनी भी एप्लीकेंट से रिलेटेड ट्रेडमार्क से रिलेटेड सारी डिटेल डाली, और उसके बाद वहां पर ट्रेडमार्क ऑफिस में, जैसे यहां पर दिल्ली में द्वारका में है, ऐसी 5 जुरिडिक्शन है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, यहां जाकर ऑफिस में वो फॉर्म सबमिट किया जाता है। और अगर इंडिविजुअल है तो उसकी फीस ऑफलाइन 5000, अगर कोई अदर पर्सन है, ठीक है, उसके लिए वो फीस 10,000 है। अगर साथ में आपने अगर कंपनी वगैरह है तो उसकी फीस 10,000 है। लेकिन अगर आपने स्टार्टअप सर्टिफिकेट और एमएसएमई या एमएसएमई सर्टिफिकेट, करेक्ट एमएसएमई सर्टिफिकेट अगर लगाया है तो आपको एक तरह से क्या होता है कि सब्सिडी मिल जाती है, वो फीस आपकी 5000 ही पड़ती है। अगर ऑनलाइन अगर फाइल किया गया है तो उस केस में ऑनलाइन फीस जो है 4500 है, ठीक है। और साथ में अगर क्या कहते हैं खुद फाइल कर रहे हो तो अपने डीएससी की जरूरत है। ऑफलाइन मोड में कोई डीएससी की जरूरत नहीं है। अगर खुद फाइल कर रहे हो या किसी एजेंट्स के थ्रू फाइल करवा रहे हो तो उस केस में आपके डीएससी की जरूरत है। उस केस में एजेंट का कोई रोल नहीं रहता, बस वो आपके नाम से फाइल कर देगा, ठीक है। और क्या कहते हैं कि आपका ऑफलाइन मोड मैंने बताई आपको, वो सॉरी ऑनलाइन मोड में 4500 फीस पड़ती है। इसके अलावा अगर एजेंट या अटॉर्नी के थ्रू आप सबमिट कराते हो तो उस अटॉर्नी या एजेंट की पावर अटॉर्नी साथ में लगनी जरूरी है कि आपने अपनी कंसर्न दी हुई है, एप्लीकेंट ने अपनी कंसर्न दी है कि हाँ भाई मैं इसको परमिट कर रहा हूं कि ये मेरे यहाँ पे ट्रेडमार्क फाइल कर दे, ठीक है। तो अब उस फॉर्म को सही ढंग से फाइल करना आना जरूरी है। अगर आपने ट्रेडमार्क कभी फाइल नहीं किया तो उसमें उसको अपने आप फाइल करने की गलती आप मत करो, क्योंकि है क्या, उसमें इतने सारे ऑप्शन खुले होते हैं। शुरू में तो ट्रेडमार्क फाइल हो जाता है, लेकिन बाद में इतनी ज्यादा गलतियां उसमें हो जाती हैं कि उससे कहीं ज्यादा खर्चा आपको उसको सही कराने में आ जाता है। तो क्या है कि जो पर्सन रेगुलर कर रहा होता है उसे पता होता है कि भाई कि कहां पर क्या फाइल करना है। आपने तो क्या किया, कुछ भी चूज कर लिया कि भाई ऐसा है, क्या कहते हैं, अदर चूज कर लिया या बॉडी इनकॉर्पोरेट कुछ भी चूज कर लिया, लेकिन इसका क्या होगा, इफेक्ट बाद में जाएगा। तो कैसे हो गया तो ठीक है, नहीं अगर वो गलत फाइल चली गई तो आपके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो ट्रेडमार्क खुद फाइल ना करके किसी अच्छे प्रोफेशनल से, सो कॉल्ड प्रोफेशनल से नहीं, अच्छे प्रोफेशनल से फाइल कराना चाहिए, ठीक है। तो ये तो बात हो गई फाइलिंग तक की। तो जो फॉर्म को आपने सबमिट कर दिया, सबमिट करने के बाद फिर क्या होता है कि आपको डिपार्टमेंट की तरफ से ऑनलाइन जिसने फाइल किया है, ठीक है, उसकी आईडी के अंदर एक रिसिप्ट निकल के आ जाती है, ठीक है। तो जिसमें आपका चालान की अमाउंट लिखी रहती है। आज की डेट में क्या है कि आपको एक रिसिप्ट पहले आएगी और उसके विद इन 24 आवर फिर एक तरह से आपका टीएम नंबर जनरेट हो, एक रसीद और निकल के आती है जिसमें टीएम नंबर लिखा रहता है। तो वो आजकल 1-1.5 घंटे 2 घंटे के अंदर निकल के आ जाती है, लेकिन कई बार 24 घंटे में निकल के आती है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब इसके आगे की प्रोसेस में अगर हम जाएं तो क्या होता है कि आपने ट्रेडमार्क फाइल कर दिया। ट्रेडमार्क फाइल करने के बाद फिर क्या होता है, जो पहला जो स्टेप होता है, अगर आपने लोगों का ट्रेडमार्क फाइल किया है तो वो जो उसका फर्स्ट स्टेप होगा सेंड टू वीना कोडिफिकेशन, मतलब एक तरह से वो लोगो डिपार्टमेंट के पास चेक करने ले गया हुआ है। वो क्या होगा, थोड़ा समय लेगा और उसके बाद वो क्या होगा, 1 हफ्ते बाद फॉर्मेलिटी चेक पास में चला जाएगा। मतलब डिपार्टमेंट ने ये चेक कर लिया है कि आपने
जो जूनियर ऑफिसर्स हैं, जो वहां वाले, उन्हें चेक कर लिया कि ये जो डॉक्यूमेंट सिस्टम है इसमें जो लगा हुआ है वो अपने लेवल पे कि ये ठीक है, तो फॉर्मेलिटी चेक पास, उसमें सेकेंड स्टेप आ जाता है। वर्ड मार्क की एप्लीकेशन फाइल करते हो तो वो आपका इमीडिएट फॉर्मेलिटी चेक पास में चला जाता है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो अगला स्टेप आ जाता है कि उसमें नेक्स्ट स्टेप में जो जाता है वो आपका फॉर्मेलिटी चेक पास के बाद वो जाता है मार्क टू एग्जाम, मतलब जो सीनियर एग्जामिनर है उनके पास ये फाइल चेक होने गई है। अब वहां पर मार्क टू एग्जाम के बाद कई केस में क्या होता है कि फाइल रिवर्स होती है। रिवर्स होने का मतलब यह है कि मार्क टू एग्जाम में जाने के बाद जो सीनियर ऑफिसर चेक करते हैं उस फॉर्म को, मतलब शुरू में बात समझने की जरूरत है, जो पहले स्टेप में जो फॉर्मेलिटी चेक पास लिख के आया वो डॉक्यूमेंट का लिख के आया, ठीक है, कि डॉक्यूमेंट ओके और फॉर्म उनके हिसाब से ठीक ठीक है, लेकिन अभी तक फॉर्म चेक नहीं हुआ। फिर वो मार्क टू एग्जाम में जाकर फॉर्म पूरा चेक कर रहे होते हैं, तो उस फॉर्म में को फिल करने में कोई भी गलती हो गई, जो अधिकतर हो जाती है, ठीक है, जो रेगुलर बेस पे भी कर रहा होता है, मतलब रेगुलर बेस पे मतलब कि अधिकतर करता है, कई बार उनसे बहुत सारी मिस्टेक होती है। तो नॉर्मल बंदे की तो बात आप छोड़ ही दो अपनी, ठीक है। अब उसमें क्या है कि अगर उस फॉर्म को फिल करने में कोई भी गलती हो गई तो वहां पर लिख के आएगा सीधे सीधे फॉर्मेलिटी चेक फेल। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे क्योंकि टॉपिक ज्यादा लंबा हो जाएगा। अब फॉर्मेलिटी चेक फेल आ गया तो वहां पर क्या करना पड़ेगा कि आपको गलती बता रखी हो कि ये मिस्टेक हो रखी, आपको टीएमएम फॉर्म जिसमें गवर्नमेंट चालान जाता है 900 रुपीज का, ठीक है, ऑफलाइन मोड में 1000 रुपीज का है, ठीक है। ऑफलाइन मोड में हमेशा फीस ज्यादा लगती है। अब क्या हुआ कि उसमें लिख के आएगा कि आपको ये मिस्टेक हो गई है और आपको क्या करना है कि इसमें ये मतलब 900 रुपए या 1000 रुपए के चालान के साथ ये मिस्टेक सही करो। कई बार क्या होता है कि अगर जिस पर्सन से आप करा रहे हो या खुद कर रहे हो, आपके सामने लिखा है कि ये चीजें करेक्ट करो, गुड्स गलत लिखा है, गुड्स कई बार वाइट ले लिया आदमी ने, मतलब वाइट लेने का मतलब कि एक अब पता है नहीं, उस टाइप करता चला गया कि ये भी एक क्लास के अंदर जब तक था तब तक तो ठीक है। अगर आपने एक क्लास से ज्यादा का आइटम ले लिया, जैसे मल्टीपल गुड्स बोला जाता है, अगर वो ले लिया, फॉर्मेलिटी चेक फेल कि आप ये आइटम डिलीट करो। या आपने एप्लीकेंट की डिटेल गलत ले ली है, एप्लीकेंट की कैटेगरी गलत ले ली है, और कुछ गलतियों का तो सुधार है ही नहीं। जैसे आपने अगर क्या कहते हैं नाम अगर गलत फाइल कर दिया या लोगो गलत फाइल कर दिया, तो आप सीधी सी बात है उसको सही करने का कोई तरीका नहीं, उसमें तो फिर यह है कि आप नया ट्रेडमार्क फाइल करो। तो इस चीज में मतलब यह आपका फाइनेंशियल लॉस ना हो, किसी प्रोफेशनल बंदे को फीस देके अपना काम करो, और फीस के कम के चक्कर में मत पड़ो आप, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो बहुत कम फीस में काम कर रहा होता है उसको उस चीज की नॉलेज नहीं है, और ये क्या होगा कि आपका फ्यूचर में बहुत ज्यादा लॉस करवा दे, क्योंकि उससे कहीं ज्यादा फीस उन गलतियों को सही करने में लग जाता है। और कई केस में ऐसा होता है कि पीछे से किसी और ने उस ट्रेडमार्क को फाइल किया और आपकी फाइल फॉर्मेलिटी चेक फेल ही पड़ी है, वो अगला पास हो गया और वो रजिस्टर्ड भी हो गया, ठीक है। तो ये बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। अब यहां से उसके साथ फॉर्मेलिटी चेक फेल का फॉर्म भरने के साथ कई बार क्या होता है, गलत फॉर्म अगर फाइल कर रहे हो तो बार बार आपको टीएमएम फाइल करना होता है। लोगों को 4 बार टीएमएम फाइल करना पड़ गया, लेकिन उनका बार बार एक ही एग्जामिनेशन रिपोर्ट रिवर्स लग रहा था कि फॉर्मेलिटी चेक फेल, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि आपकी फॉर्मेलिटी चेक की जो फेल की मिस्टेक एक बार में सही हो जाती है, हर पर्सन को सही करना नहीं आता, क्योंकि जब तक आप उनके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर नहीं करोगे वो आपको आपकी फाइल को पास नहीं करेंगे। इसके अलावा केवल टीएमएम फॉर्म डालने से होता है, उसके साथ एक जो होता है रिप्लाई भी सबमिट किया जाता है, ठीक है। नहीं करोगे तो भी फॉर्मेलिटी चेक फेल पड़ा रहेगा, चाहे कितना ही सही है, बहुत लंबे टाइम तक फाइल फंसी रहेगी और समझ नहीं आएगा करना क्या है, ठीक है। फॉर्मेलिटी चेक फेल जो होता है वो आपका सेम डे में फॉर्मेलिटी चेक पास हो जाता है, उसका तरीका होता है। अब सारी चीजें सामने बैठ के नहीं बताई जा सकती, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं यहां से सही हुआ, अब उसके बाद फिर से वो फॉर्मेलिटी चेक वाला फिर से मार्क टू एग्जाम में जाएगा। अब आदमी सोचेगा अगर सही हो गया कि यार ये क्या हो रहा है, पहले भी मार्क टू एग्जाम में गया, अब फिर से मार्क टू एग्जाम जा रहा है, पहले ही फॉर्मेलिटी चेक पास हुआ था फिर से, तो ये चक्कर क्या है। तो ये सब लीगल प्रोसेस होती है कि आपकी फाइल क्या हुआ, किसी गलती की वजह से अटक गई। अब इसके बाद मार्क टू एग्जाम में जब फाइल जाती है तो उसका एग्जामिनेशन होता है। तो अगर आपका ट्रेडमार्क कहीं से कहीं तक मैच नहीं कर रहा
तो वो ऑटोमेटिक क्या होगा, फाइल एक्सेप्टेड लिख के आ जाएगा। मतलब जो आपकी एग्जामिनेशन रिपोर्ट है पॉजिटिव आ जाएगी और इसके अलावा उसमें लिखा होगा कि आपकी फाइल एक्सेप्टेड, और इसे हम मतलब एक तरह से एक्सेप्टेड कर रहे हैं और आगे जर्नल में सेंड कर देंगे। ठीक हो गया यहाँ तक। अब इसके अलावा क्या कहते हैं कि अगर आपने नेगेटिव आ गई रिपोर्ट, एग्जामिनेशन रिपोर्ट, तो उस केस में वहां पर मल्टीपल टाइप के ऑब्जेक्शन आते हैं। सेक्शन 9(1)(a), सेक्शन 9(1)(b), सेक्शन 11 तो सीधा सीधा ये बोलता है कि आपकी जो ट्रेडमार्क है उसमें से या तो ये 100% या इसका कुछ हिस्सा इतना 80%, 90%, 50% ये मैच कर रहा है। ठीक है, तो आपको उसका क्लैरिफिकेशन देना है कि यहां पर ये ट्रेडमार्क जब आपको औरों से मैच कर रहा है तो ये ट्रेडमार्क कैंसिल क्यों ना किया जाए। तो वहां पे भी जो एक स्पेशलाइज प्रोफेशनल बंदा होता है वो बाकायदा क्या कहते हैं केस स्टडी के साथ स्पेसिफिक रीजन लिखता है कि सर ये चीज हमारी ऐसे मैच नहीं कर रही। और इसके अलावा उसको निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं। 100 में से आप समझो 96-97% फाइलों में ऑब्जेक्शन आता ही आता है। तो ऑब्जेक्शन ना आना चौंकने वाली बात है। अगर ऑब्जेक्शन आता है उसमें चौंकने वाली कोई बात नहीं है। और ऑब्जेक्शन ढंग से अगर रिप्लाई किया जाए तो ऑब्जेक्शन क्लियर हो जाते हैं। कुछ ऑब्जेक्शन क्लियर नहीं होते। मैं और बताऊं, इसके बारे में डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, 9(1)(a) या 9(1)(b) का ऑब्जेक्शन आता है, उसको रिमूव करना कई बार काफी टफ होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जब इसके रिप्लाई किए जाते हैं, रिप्लाई करने के बाद कुछ केसेस में वहां से वो फाइल क्या होता है, पास हो जाती है, वो फाइल एक्सेप्टेंस में चली जाती है। और काफी कुछ फाइलें क्या होता है आगे पास कर दी जाती है, उसमें लिख के आ जाता है रेडी सो कॉज फॉर हियरिंग। अब आदमी कहता है यार पहले भी ऑब्जेक्टेड था और अभी भी ऑब्जेक्टेड है। तो है क्या कि पहली बात तो आपको पब्लिक सर्च में बार बार चेक नहीं करना है, एक इसका ई रजिस्टर वाला पेज होता है, वहां जाके चेक करना है कि इसका स्टेटस क्या शो कर रहा है। ठीक है, तो अब है क्या कि जब मैटर हियरिंग में चला गया तो हियरिंग में और समय लेके चला जाएगा। हियरिंग में जाने का मतलब यह है कि आपका जो है हियरिंग आने में 2-2.5 साल का समय लग जाता है। अगर कलकत्ता की हियरिंग है वो करीबन 1.25 साल 1.5 साल के अंदर आ जाता है, लेकिन अगर दिल्ली या बॉम्बे की हियरिंग है तो वो आपका करीबन वो 2 से 2.5 साल ले जाता है। हियरिंग आती, हियरिंग में फिर जो पर्सन है, जो अटॉर्नी है, बहुत कुछ उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो सामने वाले को चीजें कैसे एक्सप्लेन कर रहा है। बहुत सारे मतलब रीजन बताए जाते हैं निकालने के, प्लस बहुत सारे साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं जेन्युइन वाले, तब जाके वो फाइल बड़ी मुश्किल से पास होती है। ऐसे बहुत सारी चीजें तो ऐसी होती हैं कि एग्जामिनर के पास बंदा बैठा है, अटॉर्नी बैठा है, और वो सामने वाले से कह रहा है कि ये तो पास नहीं हो सकता, इसको आप विड्रॉ कर लो। अब वो सामने वाला क्या होता है, वो एज इट इज कह देता है, कहता है सर ये फाइल विड्रॉ करनी पड़ेगी। वहीं पे अगर कोई सही बंदा है तो उसके ऊपर अगर आर्गुमेंट करता है तो उस फाइल को निकलवा लेता है। बहुत बार हम लोगों के साथ हुआ है, किसी और से मना कर दिया और बंदा हमारे पास है, वो फाइलें हमने निकलवाई। ठीक है, लेकिन हर चीज का एक तरीका होता है, एक साइंटिफिक होता है। ठीक, अब क्या हुआ कि यहां से फाइल अगर कई बार हियरिंग में कैंसिल हो जाती है, वहां से अगर पास हो गई, अगर कैंसिल हो गई तो कहानी वहीं खत्म, जयराम जी की वो फाइल खत्म हो गई। अब उसके बाद उसमें कुछ नहीं हो सकता। अब अगर फाइल एक्सेप्टेंस हो गई, एक्सेप्टेड हो गई, तो उसके बाद 15-20 दिन बाद वो एडवर्टाइजमेंट में जाएगी। एडवर्टाइजमेंट का मतलब एक तरह से आपकी प्रॉब्लम अभी खत्म नहीं हुई है। एडवर्टाइजमेंट में जाने का मतलब कि एक तरह से इनका जो एक ई जर्नल है, ई बुक होती है, गूगल में आप इनकी साइट पे जाके देखोगे तो ई जर्नल की बुक है, वहां पर इनको एक नंबर अलॉट किया होता है, जर्नल नंबर अलॉट किया होता है ट्रेडमार्क को, और उस जर्नल नंबर मतलब एक तरह से वो सर्कुलेट किया जाता है। और उस केस में जो 4 महीने के बीच में वो फाइल जर्नल में रहती है, उस बीच डिपार्टमेंट ये मान के चलता है कि एक इस तरह का एडवर्टाइजमेंट है कि हम इसमें पूरी तरह से सेटिस्फाइड है इस नाम या लोगों को देने से कि इसमें कोई इशू नहीं है। अगर किसी को कोई आपत्ति है या कोई ऑब्जेक्शन है तो अपनी आपत्ति दर्ज कराए, नहीं तो हम ये मान के चलेंगे अगर 4 महीने के अंदर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता तो हम ये फाइल क्या कह देंगे, ये ट्रेडमार्क या लोगो रजिस्टर्ड कर देंगे। ठीक है, तो ये होता है कि इससे उनके ऊपर कोई बात ना है। 4 महीने तक वो फाइल जर्नल में बनी रहती है, और उसके बाद 1-1.5 महीने बाद अगर कोई इशू नहीं आया तो एक वो फाइल रजिस्टर्ड हो जाती है, और रजिस्टर्ड होने के बाद टीएम नंबर की जगह एक सर्टिफाइड इशू होता है अलग से। आज की डेट में येलो कलर का आ रहा है, पहले व्हाइट आता था। ठीक है, उसमें एक सर्टिफिकेट नंबर लिखा रहता है। मतलब तो ये समझने की जरूरत है,
टीएम नंबर अलग होता है और सर्टिफिकेट नंबर अलग होता है। जब फाइल रजिस्टर्ड नहीं होती तब तक आप टीएम लिखते हो, जब रजिस्टर्ड हो जाती तो उसे आप आर लिखते हो। ठीक है, तो ये टीएम और आर में फर्क आ जाता है। अब अगर मान लेते हैं फाइल जनरल में है, ठीक है, 4 महीने के पीरियड के बीच में कोई भी कहीं से भी कोई पर्सन जिसने ट्रेडमार्क अपना कभी फाइल किया या नहीं किया या किसी और क्लास, तो अगर उसको लगता है तो वो क्या कर सकता है कि उसके ऊपर एक ड्राफ्ट बनाकर एक लीगल ड्राफ्ट बनता है जिसे नोटिस ऑफ अपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, और क्या होता है उसे विद गवर्नमेंट चालान ऑनलाइन मोड में 2700, ऑफलाइन मोड में 3000 की फीस डिपॉजिट करके वो क्या करता है उस फाइल के ऊपर केस डाल सकता है। ठीक है, जिसे नोटिस ऑफ अपोजिशन बोलते हैं। और उस दिन से आपकी फाइल में एक्सेप्टेड एडवर्टाइजमेंट की जगह उसका स्टेटस चेंज हो जाता है। क्या? अपोज्ड। अब उसमें अपोज लिख के आ जाता है। अब सामने वाला कहता है अब मैं क्या करूं? तो है क्या कि अपोज जब फाइल में लिख के आता है तो उसके विद इन 2 मंथ, मतलब जैसे अपोज जब लिख के आया तो उसके बाद डिपार्टमेंट एक नोटिस इशू करता है एप्लीकेंट को और उसके लॉयर को, ठीक है, उसकी मेल आईडी पे ये फाइल का अपोजिशन आया। और जिस दिन से डिपार्टमेंट नोटिस किया, चाहे वो 2 दिन के अंदर आ जाए अपोज होने के, चाहे 15 दिन बाद आए, चाहे 1 महीने बाद आए, उस नोटिस में लिखा रहता है इसके 2 महीने के अंदर आपको अपना जवाब सबमिट करना, अपना आंसर सबमिट करना है। तो अब सामने वाला उस 2 महीने के अंदर ड्राफ्ट बनाएगा, लीगल ड्राफ्ट बनाएगा, ठीक है, बनवाएगा जो भी अपने लीगल पर्सन से, और उसके जो भी एक तरह से एलिगेशन लगाए उनके आंसर लिखेगा और वो 2 महीने के अंदर सबमिट कर देगा। और 2 महीने के अंदर सबमिट करने के बाद जो अपोनेंट है उस काउंटर स्टेटमेंट के आने के 2 महीने के अंदर रूल 45, जो अपोनेंट है रूल 45 के अंदर अपना एक एफिडेविट उसमें सबमिट करेगा जो कम से कम 50 रुपए का होगा। ठीक है, और वो क्या होगा कि उसमें सारी चीजें उससे रिलेटेड लिखी रहेंगी, अपने से रिलेटेड, और इसके अलावा जो भी पॉइंट उसने काउंटर स्टेटमेंट में दिए हैं उससे रिलेटेड चीजें लिखी रहेंगी और उसे वो सबमिट करेगा। ठीक है, तो रूल 45 की कोई भी गवर्नमेंट फीस नहीं जाती, बस स्टाम्प ड्यूटी लगती है और नोटी पेपर लगते हैं। और उसके जब अपोनेंट अपना रूल 45 सबमिट कर लेता है तो उसके 2 महीने के अंदर जो एप्लीकेंट है जिसकी फाइल अपोज हुई है उसके 2 महीने के अंदर उसे रूल 46 में अपना एविडेंस एफिडेविट सबमिट करना होता है। और अगर दोनों के पास बिल या एविडेंस है तो वो भी साथ में सबमिट करने चाहिए। इसके अलावा जो भी नोटिस ऑफ अपोजिशन है, काउंटर किया गया जो एफिडेविट है, उन सबको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि वो सब चीजें जो आपने ऑनलाइन पोर्टल में सबमिट करी हैं, ठीक है, वो रिलेटेड जो एप्लीकेंट या अपोनेंट का जो लॉयर है उनके पास भी बाय कुरियर सेंड करना चाहिए और मेल करना चाहिए। इसके अलावा डिपार्टमेंट को सीसी में रखना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजें कई बार इस चीज का भी जो सामने वाला फायदा ले जाता है कि सर नोटिस ऑफ अपोजिशन आ गया बट मेरे पास उसकी कोई हार्ड कॉपी नहीं आई, मुझे पता ही नहीं है, मतलब ऐसा बहाना बना दिया जाता है, मेरे पास एविडेंस की कोई कॉपी नहीं आई। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको फॉर्मेलिटी के लिए कुरियर जरूर करना है। ठीक है, और इसके अलावा जो क्या कहते हैं जब ये सारी चीजें टाइम से हो जाती हैं तो उसके विद इन 3 मंथ क्या होता है इसकी हियरिंग आती है। और वो 3 महीने का टाइम, 3 महीने ज्यादा भी होता है, लीगली 3 मंथ लिखा हुआ है लेकिन उससे ज्यादा एक टाइम लगता है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। कई बार आदमी कहता है कि सर सब कुछ प्रोसेस हो रखी है लेकिन हमारा हियरिंग आ ही नहीं रही, हम क्या करें? तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। उसमें सीधी सी बात है, डिपार्टमेंट को जब हियरिंग लाना होता है तो वो ऑटोमेटिक डिपार्टमेंट क्या करता है, हियरिंग का 1 महीने पहले नोटिस, 1-1.5 महीने पहले नोटिस दे देता है और उसके बाद वो क्या करता है, हियरिंग का लिंक भेज देता है। और ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि जो अपोजिशन की जो हियरिंग का लिंक होता है वो आपका जो ई रजिस्टर पेज है, ये बात जरूर ध्यान रखने की जरूरत होती है कि जो ई रजिस्टर पेज पे जो मेल आईडी लिखी हुई है उस मेल आईडी में वो हियरिंग का लिंक आता है। ठीक है, तो है क्या कि इसमें अगर आप किसी और ने कोई ट्रेडमार्क फाइल किया है, अपोजिशन का केस कोई और हैंडल कर रहा है, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि वहां पर उसकी मेल आईडी भी जरूर चेंज करा लें। उसके लिए कुछ गवर्नमेंट चालान लगता है और स्टाम्प ड्यूटी लगती है और डिपार्टमेंट उसे चेंज कर देता है। तो
ये जो सारी जो प्रोसेस होती है, ठीक है, ट्रेडमार्क से रिलेटेड सारी प्रोसेस है। इसके अलावा एक बात और यहां समझने की जरूरत है कि कुछ लोग पूछते हैं कि सर क्या अपोजिशन वाले जो केस होते हैं वो हमेशा खराब होते हैं? ऐसा नहीं होता। अगर सीधी सी बात है, दोनों में से किसी ने भी अपने पार्ट में कोई कमी छोड़ी है, एप्लीकेंट या अपोनेंट, तो आप ये समझ लो कि एक सिंगल हियरिंग आएगी और उस केस में जिसने अपने पार्ट में कमी छोड़ी है उसके अगेंस्ट ऑर्डर कर दिया जाएगा। और अगर क्या कहते हैं कि अगर दोनों ने अपना मतलब अपनी जो ड्यूटी ढंग से पार्टिसिपेट करी है तो उसमें मैक्स टू मैक्स 2 हियरिंग आती है और जो आदमी सही है उसके फेवर में ऑर्डर किया जाता है। ठीक है, तो अगर ट्रेडमार्क से रिलेटेड अगर कोई भी इशू आपको आता है तो मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर पर कॉल करके आप अपनी क्वारी ले सकते हैं। मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है 9625122106। थैंक यू।